हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम टोटल 1000 एंक्लैक्स बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा 31st एपिसोड है या 31st पार्ट हम लेके आए हैं इस सीरीज़ का। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स इज असिस्टिंग द इंचार्ज नर्स इन प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद डिटेच्ड रेटाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस शुड रिसीव प्रायोरिटी। यानी कि एक डिटेच्ड रेटिना वाला पेशेंट है, उसका साथ में जो चार्ज नर्स है वो पेशेंट के साथ में है और उसके असिस्ट कर रही है लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स जो है। यानी कि डिटेच रेटाइना वाले पेशेंट के लिए एक चार्ज नर्स और एक लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स जो है वो केयर प्रोवाइड करा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस शुड रिसीव प्रायोरिटी। इनमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है जो डिटेच्ड रेटाइना वाले पेशेंट के लिए प्रायोरिटी बेसिस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अल्ट्रेशन इन कंफर्ट। डिटेच्ड रेटाइना वाले पेशेंट का कंफर्ट जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा। अल्ट्रेशन इन मोबिलिटी अल्टर्ड हो जाएगी, स्किन इंटीग्रिटी अल्टर्ड हो जाएगी। और अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजन परफ्यूजन, या उसके ऑक्सीजन परफ्यूजन जो कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन परफ्यूजन का जो लेवल है या ऑक्सीजन परफ्यूजन जो है वो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और इनमें से कौन सा देखने को मिलेगा, इसके अलावा प्रायोरिटी में भी कौन सा है ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि डिटेच्ड रेटाइना क्या है। डिटेच्ड रेटाइना का मतलब है कि जो आई की जो रेटिनल वाली जो लेयर है वो डिटैच हट जाती है, उसको हम बोल रहे हैं डिटेच रेटाइना। अब यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम हल्का सा बनाऊँ, मान लीजिए ये जो रेड कलर वाली लेयर है एक हमारे पास में, एक है ब्लू कलर वाली, देखिए ये आई की 3 लेयर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डिटेच रेटाइना के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जो आई की जो 3 लेयर्स होती हैं, एक तो कोरोइड, रेटाइना और स्क्लेरा। तो स्क्लेरा वाली लेयर जो है वो सबसे आउटर लेयर है, फिर आती है कोरोइड और फिर आती है रेटाइना। तो जो ग्रीन वाली जो है, इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो ये स्क्लेरा है, और जो रेड वाली है ये कोरोइड है, और जो ब्लू वाली है ये रेटाइना है। ठीक है। तो रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो रेटाइना वाली, यानी कि जो हमने ब्लू वाली जो लेयर दिखाई है, ये रेड वाली लेयर, जो कोरोइड वाली जो लेयर है, इससे अगर अलग हो जाती है तो उसको हम बोल रहे हैं रेटाइनल डिटैचमेंट। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है। देखिए रेटाइनल डिटैचमेंट में जो रेटिना वाली जो लेयर है वो कोरोइड वाली लेयर से अलग हो जाती है। कोरोइड वाली जो लेयर है वो एक हाईली वास्कुलर लेयर है। ठीक है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई का जो काम करती है वो कोरोइड वाली लेयर है, उससे होती है ब्लड की सप्लाई। और जो रेटिना वाली लेयर है वो भी ब्लड की सप्लाई को कोरोइड लेयर से ही लेती है। समझ रहे हैं आप। यानी कि जब अगर कोरोइड वाली लेयर से रेटिना वाली लेयर अलग हो जाएगी तो रेटिना में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। रेटिना में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो रेटिना की सेल्स डैमेज होंगे। सेल्स डैमेज होंगे तो वहाँ का जो फंक्शन है, रेटिना का जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। रेटिना का फंक्शन नहीं होगा तो आपको विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अगर ये लेयर, रेटिना वाली लेयर, किसी भी रीजन से कोरोइड से डिटैच हो जाती है, हट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं। इसके रीजन एक तो इंजरी की वजह से हो सकता है, एक जो रेटिना और कोरोइड जो लेयर है इसके बीच में अगर कोई फ्लूइड भर जाए उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। तो अब ये एक तो कंप्लीट हो सकता है और इनकम्प्लीट भी देखने को मिल सकता है। तो जब ये रेटाइनल डिटैचमेंट होगा तो रेटाइना का जो फंक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ से भी लेयर सेपरेट हो रही है वहाँ पे जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएंगे। ब्लड की सप्लाई कम हो जाने के कारण रेटिना से, क्योंकि कोरोइड से डिटैच हो गई तो कोरोइड से जो सप्लाई रेटिना लेयर में हो रही थी वो रेटिनल सेल्स डैमेज होंगे। सप्लाई ब्लड जो आई के जो फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो हमें जो फीचर्स देखने को मिलेंगे उसकी हम बात करें। रेटिनल डिटैचमेंट में हमें कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में। पेशेंट को फ्लैशेस ऑफ लाइट के फ्लैशेस फील होंगे। ठीक है। पेनलेस ब्लाइंडनेस को ही बोलते हैं हम एनोप्सिया। पेनलेस ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं एनोप्सिया। यानी कि पेशेंट को विजन जो है वो खत्म होने लग जाएगा और पेनलेस रहेगा, अफेक्टेड आइज में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रहेगा सेंस ऑफ कर्टन फॉलिंग। जैसे कि कर्टन, जैसे पर्दा जो नीचे नीचे गिरता है, ऐसा पेशेंट को सेंस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ कर्टन फॉलिंग। ये भी हमें रेटिनल डिटैचमेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्लड विजन देखने को मिलेगा अफेक्टेड आई में, ब्लड विजन देखने को मिलेगा अफेक्टेड आइज में। ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो
आई में जो जिस पोर्शन से या जिस जगह से रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है वहाँ के जो फंक्शन है वहाँ पे विजुअल फील्ड लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। ये सेंट्रल भी हो सकता है और पेरिफेरल विजन लॉस भी हो सकता है। तो ठीक है, ये सब हमने बात की रेटिनल डिटैचमेंट के फंक्शन के बारे में। अगर इसके हम यहीं पे ट्रीटमेंट के बारे में हल्की सी बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पेशेंट की जो रेटिनल लेयर है वो कोरोइड वाली लेयर से अलग हो रही है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण या इंजरी के कारण। अगर फ्लूइड के एक्यूमुलेशन या ब्लड के एक्यूमुलेशन के कारण उन दोनों लेयर में, अगर दोनों कोरोइड और रेटिना के बीच में अगर फ्लूइड या ब्लड आ गया है तो उसको हम बाहर ड्रेन कर लेंगे, तो ये जो ब्लड या फ्लूइड जो इकट्ठा हो जाने की वजह से जो सेपरेट हो रही थी वो सेपरेट होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब जो बीच में जो फ्लूइड सब रेटिनल स्पेस में जो फ्लूइड भर गया है या ब्लड भर गया है उसको अगर हम ड्रेन कर लें तो इस तरह से हम एक प्रोसीजर कर सकते हैं, या इसके ट्रीटमेंट के लिए में यूज़ करते हैं। या फिर एक कोई भी ऐसी क्रिया करें, यानी कि एक ऐसी क्रिया हम वहाँ पे कराएं जो रेटिनल लेयर जो है वहाँ पे एक इन्फ्लामेशन क्रिएट हो, और इन्फ्लामेशन क्रिएट होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन जब क्रिएट होगा तो जो रेटिनल लेयर है वो कोरोइड वाली लेयर के साथ में चिपक जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रायो सर्जरी, सीलिंग रेटिनल ब्रेक बाय क्रायो सर्जरी। ये क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं, कोल्ड प्रोब लेते हैं हम, उसको स्क्लेरा पे अप्लाइड करते हैं और वहाँ पे एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स डेवलप होगा तो ये जो लेयर है वो आपस में चिपक जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक स्प्लिंट टाइप का और आता है जो कि एक दोनों लेयर्स को आपस में बांध देते हैं। तो बांधने से जो है ये दोनों लेयर आपस में एक दूसरे के साथ में रहेगी तो इनका रीअटैचमेंट हो सकता है। और इसके अलावा इन सिलिकॉन ऑयल का भी इंजेक्शन देते हैं एक वहाँ पे। इससे क्या है कि दोनों लेयर को ये रीअटैचमेंट कराता है, और रीअटैचमेंट होने से जो रेटिनल जो डैमेज हुई है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई वापस से शुरू हो सकती है, और ब्लड की सप्लाई वहाँ होगी तो सेल्स में डैमेज होने से प्रिवेंट हम कर सकते हैं। तो इस तरह का हम प्रिवेंट इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस प्रायोरिटी वाला होगा। रेटिनल डिटैचमेंट वाले पेशेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे हम। तो देखिए, अल्ट्रेशन इन कंफर्ट में तो पेशेंट के चेंज आएगा ही, क्योंकि पेशेंट को अगर कोई भी इलनेस होती है तो उसके कंफर्ट में चेंज आता है। ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। दूसरा है अल्ट्रेशन इन मोबिलिटी। देखिए, यहाँ पे अगर जब पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी मोबिलिटी भी यहाँ पे अल्टर्ड हो सकती है, और ये आई का डिसऑर्डर है डिटैच्ड रेटिना। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट को ब्लड विजन हो रहा है और विजन में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे क्या है कि पेशेंट की मोबिलिटी भी अल्टर्ड हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। अल्ट्रेशन इन स्किन इंटीग्रिटी में आई में के अगर विजन लॉस हो रहा है, सेंट्रल हो रहा है या पेरिफेरल हो रहा है, या सेंस ऑफ कर्टन फॉलिंग है, पेनलेस ब्लाइंडनेस है, तो पेशेंट को यहाँ पे उसकी स्किन इंटीग्रिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजन परफ्यूजन यहाँ पे देखिए, ना तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, ना एनीमिया है पेशेंट में, ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं या लंग्स की कोई डिजीज़ है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन के परफ्यूजन में या ना ही तो यहाँ पे कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसलिए ऑक्सीजन परफ्यूजन में यहाँ पे कोई कमी देखने को आपको नहीं मिलेगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। अभी आपके पास में दो ऑप्शन बचे, ए और बी, इनमें से हमें प्रायोरिटी चूज करना है। तो पेशेंट का कंफर्ट तो हर डिजीज़ में ही चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पेनलेस ब्लाइंडनेस देखने को मिल रहा है, पेनफुल भी ब्लाइंडनेस देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए जो हमारा कंफर्ट वाला ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी होगा। और जब डिटैच रेटिना होगा तो विजन डिस्टर्बेंस हो जाने की वजह से पेशेंट जो है वो अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और पेशेंट को मोबिलिटी को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि पेशेंट अगर कुछ भी काम करे तो उसको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको डिक्रीज विजन हो जाने की वजह से या दिखाई नहीं देने की वजह से। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि पेशेंट को दूसरी कोई भी इंजरी नहीं हो, उसको हम प्रिवेंट करें, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर जो जाएगा प्रायोरिटी बेसिस में वो जाएगा अल्ट्रेशन इन मोबिलिटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की मोबिलिटी अल्टर्ड हो गई है। आप पेशेंट को नॉन मोबाइल करके रखेंगे ताकि हम उसकी फर्दर कोई भी इंजरी है उसको प्रिवेंट कर सकें। इंटरवेंशन में हम देखेंगे पेशेंट किस तरह के पेशेंट को हम बेड रेस्ट देंगे, उसको एकदम से खड़ा करना है, एकदम से बैठाना है, इस तरह के जर्की मूवमेंट जो है उनको अवॉइड करेंगे, पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, पेशेंट को जब हम बात कर रहे हैं, पेशेंट के पास जब हम जा रहे हैं तो उससे पहले हमें स्पीक करना है, यानी कि पेशेंट से बोलना है, बोलने के बाद में ही हम पेशेंट को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आई के स्ट्रेस को हमें प्रिवेंट करना है। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन के रूप में या इंटरवेंशन के रूप में हम रेटिनल डिटैचमेंट वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कई क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं आई से रिलेटेड कि अगर आई में कोई भी मेटल से इंजरी हो गई, ये इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अलावा हम दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर आई में कोई मेटल से इंजरी हो गई तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है या जिस आई से इंजरी हुई है आई में, वहाँ पे हम पेशेंट के आई की इंजरी हो जाने की वजह से, आई में जो इंजरी होने की वजह से मान लीजिए कोई पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है
वो अगर आई की स्ट्रक्चर्स यानी कि जो और अंदर जो लेयर्स हैं उनमें भी अटैच हो गया है, तो इसका मतलब है कि हम उस मेटल को या उस ऑब्जेक्ट को, पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं निकालना है, ताकि और भी आई की इंजरी होने के जिससे चांसेस बढ़ जाएंगे अगर बाहर निकालेंगे तो। पेशेंट की आई को आप एक तरीके से टेप से या किसी और चीज़ से कवर कर देंगे और पेशेंट को बैंड होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। पेशेंट की आई पे प्रेशर नहीं डालेंगे, पेशेंट का एक्सरे और सीटी स्कैन कराएंगे। इस तरह के पेशेंट में एमआरआई जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी मेटल कंटेनिंग पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट आई की इंजरी किया है या आई में अंदर चला गया है, तो वहाँ पे क्या है, एमआरआई की वजह से जो कॉन्ट्रास्ट और मैग्नेटिक वेव जब डेवलप होंगी तो वो मेटल उन मैग्नेटिक वेव्स के अगेंस्ट में अपना रेस्पॉन्स दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मेटल अंदर है वो इधर उधर आँख में घूमेगी और घूमने की वजह से आई में और भी इंजरी होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसलिए जब कोई पेनिट्रेटिंग मेटल अगर आई में चला गया है तो वहाँ पे हम पेशेंट के एमआरआई को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें आई में इंजरी अगर केमिकल बर्न्स की वजह से हुई है तो वहाँ पे हम पेशेंट के आई को ओपन करके नॉर्मल सलाइन से सबसे पहले वॉश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन बॉडी चला गया है तो फॉरेन बॉडी अगर आपको वहाँ पे कोई दिख रहा है जैसे डस्ट है, डर्ट है, तो उसको हम एक कॉटन टिप्ड जो गोज पीस जो आता है या नॉर्मल सलाइन वाला जो गोज पीस आता है उससे हम पेशेंट को वहाँ पे आई को क्लियर करेंगे। इस तरह के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्राइमरी पर्पज फॉर यूजिंग ए CPM मशीन फॉर द क्लाइंट विद ए टोटल नी रिपेयर इज़ टू हेल्प। यानी कि एक पेशेंट है जिसका टोटल नी रिपेयर हुआ है और उसमें हम CPM मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो इस CPM मशीन का टोटल नी रिपेयर वाले पेशेंट में क्या प्राइमरी पर्पज़ है, प्राइमरी पर्पज़ इस मशीन CPM मशीन का क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, क्या ये CPM मशीन जो है ये कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट कराती है। दूसरा ऑप्शन है प्रोमोट फ्लेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट, आर्टिफिशियल जॉइंट जो टोटल नी रिपेयर में आर्टिफिशियल जॉइंट जो यूज़ किया गया है उसका फ्लेक्शन को प्रमोट करती है। डिक्रीज द पेन एसोसिएटेड विद अर्ली एम्बुलेशन, या पेशेंट जब सर्जरी के बाद में जल्दी या जो रिहैब केयर में जब जल्दी चलने लग जाता है तो वहाँ पे पेशेंट को जो पेन होता है उसको कम करने के लिए हम CPM मशीन का यूज़ करते हैं। या इसके अलावा एलिवेट लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन जो लैग मसल्स में हो रहा है उसकी वजह से जो पेन होता है तो उसको कम करने के लिए हम इस CPM मशीन का यूज़ करते हैं। तो CPM मशीन का क्या पर्पज़ है ये आपको पता होना चाहिए। CPM मशीन का यहाँ पर मतलब फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है कंटिन्यूअस पेशिव मोशन एक्सरसाइज मशीन, यानी कि पेशेंट के एक्सरसाइज कराने के लिए जो एक मशीन आती है, जो पैसिव एक्सरसाइज कराने की मशीन जो आती है उसको हम बोलते हैं CPM मशीन। ये कंटिन्यूस का मतलब है कि ये कंटिन्यूसली कराती रहती है जब तक आप इससे करना चाह रहे हैं तब तक, ठीक है। और ये इसमें एक मोटर लगी रहती है, जैसे इलेक्ट्रिक हो सकती है या पावर सेल जो चलने वाली मोटर भी हो सकती है, ठीक है। ये पैसिवली पेशेंट, यानी पैसिवली का मतलब होगा यहाँ पे पेशेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, उसको पैर में मशीन को फिट कर देते हैं और वो मशीन जो है वो अपने आप में उसका एक्शन कराती रहती है, ठीक है। ये किसी भी जॉइंट को मूव कराने का काम करती है। इसमें आप रेंज जो है वो सेट कर सकते हैं कि इतने डिग्री से या इतने से ज़्यादा पेशेंट का एक्सरसाइज या मूवमेंट जो है लेग का या किसी और दूसरे जॉइंट का नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए ये कोई पेशेंट है जिसका यहाँ पे नी फ्रैक्चर था और नी फ्रैक्चर होने के बाद में आप इस मशीन को ऐसे अप्लाई कर देंगे तो ये मशीन एक मोटर से चलने वाली मशीन है। इसमें आप जो डिज़ायर सेट करेंगे उसी डिज़ायर पे ये कंटिन्यूसली ऐसे पेशेंट का जॉइंट का मूवमेंट कराती रहेगी। तो ये जो CPM मशीन है इसका क्या काम होता है, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, ये कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने का काम नहीं करती है। ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा C ऑप्शन में दिया गया है डिक्रीज द पेन एसोसिएटेड विद अर्ली एम्बुलेशन, पेशेंट जब अर्ली एम्बुलेट कर लेता है यानी कि जब सर्जरी होने के बाद में जब उसका वुंड हीलिंग हो जाता है, जो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है उसको वॉकिंग के लिए, चाहे वो क्रच की हेल्प से हो या वॉकर की हेल्प से हो, लेकिन जब पेशेंट अर्ली एम्बुलेट करता है तो वहाँ पे पेन पेशेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर्जरी के बाद में पेन होगा और नॉर्मल स्टिफनेस जो है जॉइंट की उसको ख़त्म करने के टाइम पे भी पेन होता है। तो ये जब पेन होगा पेशेंट में तो वहाँ पे क्या ये CPM मशीन पेन को कम करती है, नहीं, पेन कम करने का काम CPM मशीन का नहीं है। और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो लेग मसल्स में हो रहा है उसको भी कम करने का काम CPM मशीन का नहीं होता है। इसलिए बी ऑप्शन जो आपका सही देखने को मिलेगा। इसका क्या आंसर होगा, प्रोमोट फ्लक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट। आप जो आर्टिफिशियल जॉइंट जो लगा रहे हैं या आपने जो जॉइंट का सर्जरी जब कर दिया है तो एक्सरसाइज की वजह से यहाँ पे पेशेंट अपनी एक्सरसाइज खुद नहीं कर रहा है, मशीन करवा रही है, इसलिए हम पैसिव मशीन बोल रहे हैं, इसको पैसिव एक्सरसाइज बोल रहे हैं। यहाँ पे ये मशीन पेशेंट के पैसिव एक्सरसाइज कराएगी, तो पैसिव एक्सरसाइज की वजह से यहाँ पे जो पेशेंट के आर्टिफिशियल जॉइंट है या जो जॉइंट है उनका फ्लेक्शन होगा। एक्सरसाइज में क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा,
किसी मान लीजिए यहाँ पे टोटल नी रिपेयर की बात की जा रही तो नी में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, फ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जब ये एक्सरसाइज ये मशीन जब कराएगी तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, प्रोमोट फ्लेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल जॉइंट। आपके जो जॉइंट की जो इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है उस जॉइंट के फ्लेक्शन को प्रमोट करने का जो काम है वो एक्सरसाइज मशीन CPM मशीन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मशीन है बार बार वहाँ पे एक्सरसाइज कराने की वजह से जो जॉइंट में स्टिफनेस है उसको कम करती है, और स्टिफनेस जब कम होगी तो वहाँ पे फ्लेक्शन पेशेंट आराम से कर पाएगा या करवा पाएगी ये मशीन। और जब पेशेंट पैसिव एक्सरसाइज के बाद में जब उसके जॉइंट की स्टिफनेस खत्म हो जाएगी, फ्लेक्शन प्रमोट होगा, तो उसके बाद में पेशेंट अपने तरफ से भी मूवमेंट जब करेगा तो उसका इतना पेन फील नहीं होगा। तो अल्टीमेट पर्पज जो CPM मशीन का है वो है प्रमोट फ्लेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट। आर्टिफिशियल जॉइंट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों तरह के मूवमेंट को ये कराती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए टोडलर विद ओटाइटिस मीडिया हैज़ जस्ट कंप्लीटेड एंटीबायोटिक थेरेपी। एक बच्चा है, टोडलर है, उसको ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन हुआ था, अभी उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी वो कंप्लीट हो गई है। ए रीचेक अपॉइंटमेंट शुड बी मेड टू। अब उसका दोबारा से रीचेक अपॉइंटमेंट है वो दिया गया है, या दोबारा से रीचेक अपॉइंटमेंट में या फॉलोअप अपॉइंटमेंट में पेशेंट को बुलाया है बच्चे को, तो इसका रीज़न क्या है ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें डिटरमाइन वेदर द ईयर इन्फेक्शन हैज़ अफेक्टेड हर ईयरिंग। तो क्या हम जो फॉलोअप में पेशेंट को अपॉइंटमेंट के लिए जो बुलाया है तो उसमें हम ये डिसाइड करना चाह रहे हैं या डॉक्टर ये कंफर्म करना चाह रहा है कि उसका जो ईयर का इन्फेक्शन है उसने उसकी बच्चे की हियरिंग को भी अफेक्ट किया है या नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन है मेक श्योर दैट शी कैन टेकन ऑल द एंटीबायोटिक, या हम ये पता करने के लिए उसको अपॉइंटमेंट में बुलाया है कि उसने सारी जो एंटीबायोटिक है वो कम्प्लीटली ले ली है या नहीं ले ली है। तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट दैट द इन्फेक्शन हैज़ कम्प्लीटली क्लियर्ड, या ये डॉक्यूमेंट करने के लिए या ये नोटिस करने के लिए या ये पता करने के लिए हमने बुलाया है कि इन्फेक्शन उसका खत्म हो गया है या नहीं हो गया है। और लास्ट ऑप्शन है ऑब्टेन ए न्यू प्रिस्क्रिप्शन इन केस द इन्फेक्शन रिकर। अगर वहाँ पे दोबारा से इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको एक नया प्रिस्क्रिप्शन या नया जो ऑर्डर है प्रिस्क्रिप्शन का वो देने के लिए हमने उसको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया है। देखिए ओटाइटिस मीडिया जो है वो एक ईयर का इन्फ्लामेशन है। इसके कॉम्प्लिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मास्टोडाइटिस पेशेंट में हो सकता है, इसके अलावा मेनिंजाइटिस के केसेस में भी ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस मीडिया के केसेस में भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब यहाँ पे जब फॉलोअप अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है तो क्वेश्चन में ही बताया गया है कि कंप्लीटेड एंटीबायोटिक थेरेपी, बच्चा जो है ओटाइटिस मीडिया वाला इन्फेक्शन था उसको और उसने अपनी एंटीबायोटिक थेरेपी को कंप्लीट कर लिया, तो अब अपॉइंटमेंट के लिए क्यों बुलाया है। सेकेंड ऑप्शन आपको दिएगा मेक श्योर दैट शी हैज़ टेकन ऑल द एंटीबायोटिक। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन में बताया गया है आप ये पता करना चाह रहे हैं कि उसकी एंटीबायोटिक उसने ले ली है, और क्वेश्चन में पहले ही पता लग रहा है कि कंप्लीटेड एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि क्वेश्चन भी बता रहा है उसने एंटीबायोटिक थेरेपी कंप्लीट कर ली है, और आपका ऑप्शन जो बी है वो भी बता रहा है कि कंप्लीट एंटीबायोटिक थेरेपी ले ली है या नहीं ले ली, तो इसलिए ऑप्शन बी तो पहले ही गलत हो गया। तीसरा फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है डिटरमाइन वेदर द ईयर इन्फेक्शन हैज़ अफेक्टेड हर हियरिंग। देखिए अगर रिकरेंट और बार बार ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे पेशेंट में हियरिंग लॉस या हियरिंग इंपेयरमेंट पेशेंट को देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम के ही लिए बात की गई है या रिकरेंट के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे पेशेंट में हियरिंग लॉस जो है या हियरिंग इंपेयरमेंट होने के चांसेस नहीं है, इसलिए बी ए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है। ठीक है, और कंप्लीट एंटीबायोटिक थेरेपी लेने के बाद में जब हमने अपॉइंटमेंट के लिए पेशेंट को बुलाया है या फॉलोअप में जब बुलाया है तो वहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं पेशेंट में, डॉक्यूमेंट दैट द इन्फेक्शन हैज़ कम्प्लीटली क्लियर्ड। हम ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे क्योंकि जब पेशेंट की एंटीबायोटिक थेरेपी कंप्लीट हो गई है तो अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इन्फेक्शन खत्म हो गया है या नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ है तो एंटीबायोटिक थेरेपी को और कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और इसलिए ऑप्शन सी आपका देखने को मिलेगा क्योंकि एंटीबायोटिक थेरेपी जब कंप्लीट हो गई है तो डॉक्टर ये देखेगा कि एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से उसका इन्फेक्शन खत्म हो गया है या इन्फेक्शन अभी बचा हुआ है। अगर बचा हुआ है तो उस एंटीबायोटिक थेरेपी को और आगे बढ़ाएगा, और अगर इन्फेक्शन खत्म हो गया है तो कंप्लीट एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ में ही वहीं पे उसको बंद कर दिया जाएगा। लास्ट ऑप्शन था ऑब्टेन ए न्यू प्रिस्क्रिप्शन इन द केस ऑफ इन्फेक्शन रीअकर। अगर यहाँ पे कोई दोबारा से री इन्फेक्शन होता है तो दोबारा से री इन्फेक्शन की या रिकरेंस होने की यहाँ पे क्वेश्चन में कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका जनरल सेंस यहाँ पे ये है कि जब एंटीबायोटिक थेरेपी जब पेशेंट की कंप्लीट हो गई है और जब फॉलो अपॉइंटमेंट में यहाँ पे बुलाया गया है तो डॉक्टर ये पता करना चाह रहा है कि उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी जब कंप्लीट हुई है तो क्या वहाँ पे इन्फेक्शन, जिस इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे थे वो इन्फेक्शन भी खत्म हो गया है या नहीं हो गया है। इसलिए ऑप्शन सी के बारे में ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट दैट द इन्फेक्शन हैज़ कम्प्लीटली क्लियर। हम ये चेक कर रहे हैं कि इन्फेक्शन जो है वो कंप्लीट खत्म हो गया है या नहीं हुआ है, कंप्लीटली क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए फैक्ट्री वर्कर
इज ब्रोट टू द नर्सेज ऑफिस आफ्टर ए मेटल फ्रेगमेंट एंटर द राइट आई। एक फैक्ट्री में काम करने वाला कैंडिडेट है, नर्सेज की ऑफिस में या नर्सिंग ऑफिस में आया है, आफ्टर ए मेटल फ्रेगमेंट एंटर हिज राइट आई, उसकी राइट आई में मेटल का कोई भी एक फ्रेगमेंट एंटर हो गया है। द नर्स शुड, तो नर्स क्या करेगी? फर्स्ट ऑप्शन है कवर द राइट आई विद ए स्टेराइल 4x4, उसकी राइट आई जिस आई में इंजरी हुई है उसकी राइट आई को 4x4 के गोज पीस से या स्टेराइल गोज पीस से उसको कवर कर देगी। दूसरा ऑप्शन है अटेम्प्ट टू रिमूव द मेटल विद कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर, कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर से उसके जो मेटल है उसको वहाँ से निकालने का प्रयास करेगी या उसको निकालेगी। तीसरा ऑप्शन है फ्लश द आई फॉर 10 मिनट्स विद रनिंग वाटर, 10 मिनट तक रनिंग वाटर से आई को वॉश करेगी या फ्लश करेगी। और लास्ट ऑप्शन है कवर बोथ आइज एंड ट्रांसपोर्ट द क्लाइंट टू द इमरजेंसी रूम, या आई की दोनों आई, पेशेंट की दोनों आइज को कवर कर देगी और पेशेंट को इमरजेंसी रूम में या इमरजेंसी में भेजेंगे। तो नर्स यहाँ पे क्या करेगी ये आपसे पूछा गया है। जब हमने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में आज पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी इसके रिगार्डिंग भी कि मेटल फ्रेगमेंट अगर आई में एंट्री हो गया है तो क्या करने को देखते हैं हम। देखिए कवर द राइट आई विद स्टेराइल 4x4, यहाँ पे मेटल फ्रेगमेंट आई में एंटर कर गया है तो यहाँ पे पेशेंट को राइट आई को कवर नहीं करना है। ऑप्शन जो ए है वो आपका गलत हो जाएगा। इसका हम बताएंगे कि रीज़न क्या है अभी, क्योंकि जब राइट आई को आप से यहाँ पे कवर करने के लिए बोला गया है, क्योंकि जब आई का एक ये है कि अगर आप जिस आई में मूवमेंट, मान लीजिए अगर आपकी राइट आई मूवमेंट कर रही है, राइट आई मूवमेंट कर रही है तो उसके साथ साथ में उसकी लेफ्ट आई का भी मूवमेंट होता है, यानी कि आई में दोनों तरह से एक में अगर मूवमेंट हो रहा है तो दूसरी वाली आई में भी मूवमेंट होता है। इसलिए अगर हमें कवर करना है तो दोनों ही आईज को करना पड़ेगा, सिर्फ राइट आई या जिस आई में इंजरी हुई है उसको ही कवर नहीं करना है, दोनों ही आईज को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में आपके राइट आई की बात की गई है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। दूसरा अटेम्प्ट टू रिमूव द मेटल विद कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर, देखिए कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर जो है इससे हम कोई भी डस्ट है या कोई डर्ट है इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई मेटल है तो मेटल अंदर चला गया है और मेटल जो है वो दूसरी आई की जो अदर असेसरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डैमेज कर सकता है, तो हम कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर की हेल्प से उस मेटल फ्रेगमेंट को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है फ्लश द आई फॉर 10 मिनट्स विद रनिंग वाटर, देखिए रनिंग वाटर या नॉर्मल सलाइन जो है इससे हमें वॉश करना होता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई केमिकल बर्न हुआ है, कोई केमिकल आई में चला गया है या इसके अलावा जो डस्ट है या डर्ट अंदर चली गई है, क्योंकि मेटल एप्लीकेटर जो है या मेटल फ्रेगमेंट जो है वो रनिंग वाटर से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। और हमें यहाँ पे वॉश करना है तो वो NS से करना है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है कवर बोथ आइज एंड ट्रांसफर टू द क्लाइंट टू द इमरजेंसी रूम, जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में बताया था कि अगर आपको आई को कवर करना है तो दोनों ही आइज को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आई में कंसेंशुअल मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब अगर एक आई मूवमेंट करती है तो उसके साथ साथ में दूसरी आइज में भी सेम मूवमेंट होता है, इसलिए आपको दोनों आइज को कवर करना है ताकि आई में मूवमेंट नहीं हो। आई में मूवमेंट नहीं होंगे तो मेटल फ्रेगमेंट जो अंदर चला गया है वो बार बार आई मूवमेंट के साथ में इधर उधर यानी कि लेफ्ट राइट में या आई की मूवमेंट के साथ में मूव नहीं होगा, और मूव नहीं होगा तो आई में डैमेज होने के, फर्दर एडवांस डैमेज होने के या और भी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और यही हमारी यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। और हम इसलिए पेशेंट की दोनों आइज़ को कवर करके पेशेंट को इमरजेंसी रूम में वहाँ पे भेजेंगे। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस SLE, एक नर्स है वो SLE वाले पेशेंट की केयर कर रही है। द मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद SLE इज, यानी कि SLE वाले पेशेंट में मेजर कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने को मिलता है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन नेफ्राइटिस, कार्डियोमेगाली, डीस्क्वेमेशन और मेनिंजाइटिस। देखिए अगर हम बात करें सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस की तो ये क्या है, इस डिजीज के बारे में हल्का सा हम जानेंगे। क्रोनिक प्रोग्रेसिव सिस्टमेटिक और मल्टी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स है। यहाँ पे पेशेंट में नेक्रोसिस और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है फाइब्रिन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, या जिस भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई हो रही है वहाँ पे फिर ब्लड की सप्लाई अफेक्ट होगी। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, इसका कोई कोज अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इम्यूनोलॉजिकल कोजेज जो है वो या जेनेटिक और ओरिजिन है। इसके अलावा जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर है, सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या कुछ मेडिकेशन है, इनकी वजह से पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरिथमा ऑफ फेस देखने को मिल सकता है, मलार रेसेज या बटरफ्लाई रेसेज, एक इसका मेन सिम्टम्स है मलार रेसेज, इसी को हम बोलते हैं बटरफ्लाई रेसेज, ये मेन सिम्टम है इसका, ये देखने को मिलता है। स्किन जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्राई स्केली रेसेज पेशेंट में फेस और अपर बॉडी पे देखने को मिलेंगे। फीवर देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया, वीकनेस, मैलेज, वेट लॉस, फोटोसेंसिटिविटी, जॉइंट पेन, एरिथमा ऑफ पाम, एनीमिया, पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ये इसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं। पॉजिटिव
एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये टेस्ट करते हैं और ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और ये पेशेंट में पॉजिटिव मिलता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं और ये SLE वाले केसेस में या ऑटोइम्यून केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पेशेंट का जो C रिएक्टिव प्रोटीन है, C रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन की वजह से। तो ये दोनों सिम्टम्स में क्या हुआ कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेगी और C रिएक्टिव प्रोटीन की वजह से वहाँ पे पेशेंट में C रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन की वजह से। ये सभी सिस्टम्स को या मेनली सभी सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन में आपका पूछा गया है कि कॉम्प्लिकेशन कौन सा है जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है इसका SLE का, तो देखिए नेफ्राइटिस जो है कार्डियोमेगली यानी कि हार्ट वाले सिस्टम में ये डायरेक्टली हार्ट पे इफेक्ट नहीं करती है, मेनली ये इसमें कोरोनरी आर्टरी जो है कोरोनरी आर्टरी को ज़्यादा इफेक्ट करती है और कोरोनरी आर्टरी में इफेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे फाइब्रिन और कोलेजन के डिपोजिशन हो जाने की वजह से क्लोट बनने के चांसेस रहेंगे। वहाँ पे हार्ट का साइज कार्डियोमेगली मतलब साइज का एनलार्जमेंट हार्ट का नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत हो गया है। तीसरा दिया गया है डी स्क्वेमेशन क्यों नहीं होगा? डी स्क्वेमेशन का मतलब क्या होता है? स्किन पीलिंग, यानी कि स्किन की जो फर्स्ट लेयर है आपकी वो हट जाती है, उसको हम बोलते हैं डी स्क्वेमेशन या स्किन पीलिंग बोलते हैं। तो ये स्किन पीलिंग, स्किन में इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? मेलर रेसेस या बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिल सकते हैं, या इसके अलावा ड्राई स्किन देखने को मिल सकती है, स्केली स्किन आपको देखने को मिल सकती है। डी स्क्वेमेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। मेनिंजाइटिस यहाँ पे पेशेंट में इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और SLE से रिलेटेड मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? आपका नेफ्राइटिस है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नेफ्राइटिस वाले पेशेंट में, जब SLE वाले पेशेंट में हम उसका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो या SLE वाले पेशेंट में हम उसके ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल को और उसके क्रिएटिनिन लेवल को रेगुलरली चेक करते रहते हैं। जब भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल और क्रिएटिनिन का लेवल अगर बढ़ने लगा है तो इसका मतलब है कि ये डिजीज़ पेशेंट के किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट कर रही है और इस वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल जो है वो उसका पेशेंट का बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इससे हम पहले ही डिटेक्ट करने के लिए बीच बीच में पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल को चेक करते रहेंगे। तो इसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो हमारा नेफ्राइटिस या किडनी वाले फंक्शन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच डाइट इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर जो है उसके चांसेस इनमें से कौन सी डाइट लेने से बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, लो कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इनमें से किस तरह की डाइट लेने से पेशेंट में कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कोलोरेक्टल वाले जो कैंसर होते हैं इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के कोलोन और रेक्टल वाले एरिया में जो कैंसर है वो किस तरह की डाइट से एसोसिएटेड रहता है। तो जो हम यहाँ पे बात करें कोलोरेक्टल कैंसर की डाइट वाले पेशेंट में हाई फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और हाई फैट, ये वाली जो डाइट है ये पेशेंट को नहीं देते हैं। और क्योंकि ये जो डाइट है हाई फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो डाइट है ये पेशेंट में कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये आंसर यहाँ पे सही देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पेशेंट में कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें मोस्टली शुगर और प्रोसेस्ड ग्रेन्स जो होते हैं उनको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, यानी कि बहुत ही मीठे होते हैं। मीठे यानी इनमें शुगर का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो वाइट राइस है, वाइट ब्रेड है, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ठीक है, और हाई फैट डाइट जो है वो, और अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कोई भी कैंडिडेट लंबे समय तक लेता है तो उसमें कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपसे कोलोरेक्टल कैंसर वाले पेशेंट में, इसलिए हम पेशेंट को हाई फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट को देने से मना करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हाई फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स डाइट जो होती है उसकी वजह से पेशेंट में कोलोरेक्टल कैंसर होने के क्या चांसेस जो है वो बढ़ क्यों जाते हैं। ठीक है, हमने अभी समझा कि कोलोरेक्टल कैंसर वाले पेशेंट में हम हाई फैट डाइट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली जो डाइट है उसको देने से मना करते हैं, या उस तरह की अगर कोई पेशेंट लंबे समय से डाइट ले रहा है तो उसमें कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें डाइट का क्या रोल है इसका, ये हम जान रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग से कि जो For that, you'll have to turn on Wi-Fi or install a SIM.
फूड जो है वो फूड अगर पेशेंट की सलाइवा के साथ में यानी कि माउथ में है तो उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। और अगर वो फूड स्टोमक में पहुंच गया है यानी कि फूड जो है वो पेशेंट के मुंह में है या कैंडिडेट के मुंह में है, उस सलाइवा के साथ मिक्स हो रखा है, उसको हम बोलते हैं बोलस। अगर वो स्टोमक में पहुंच गया है तो उसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। और जब ये जो फूड जो पेशेंट ने लिया है ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पहुंच गया है तो ये इंटेस्टाइनल जूस और फूड ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। इंटेस्टाइनल जूस और जब फूड आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं काइल, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल जूस और जो बाइल होता है उसके साथ में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने की वजह से उसको हम बोलते हैं काइल। बोलस फूड जो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ है स्टोमक में अगर है तो उसको हम काइम बोलेंगे, और इंटेस्टाइनल जूस या जो बाइल के साथ में अगर फूड मिक्स हो गया है उसको हम बोल रहे हैं काइल, ठीक है। तो जब ये काइल के रूप में यानी कि जब काइम से होता हुआ, काइम यानी कि जब स्टोमक तक है, स्टोमक से जब पास होके जब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा तो वहाँ पे हम इसको काइल बोल रहे हैं। तो जब ये काइम वाला काइल में जब चेंज होगा तो वहाँ पे पेशेंट में जो पेशेंट की एंटेरो एंडोक्राइनल सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होगी, और ये दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है, सीक्रेटिन और एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। सीक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये जो पेशेंट का गोल ब्लैडर है उसको कंस्ट्रिक्ट कराता है, कंस्ट्रिक्ट कराएगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से जो गोल ब्लैडर से जो बाइल है उसका रिलीज होगा, और जो ऑडी ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो है इसको रिलैक्स कराता है, ताकि जो बाइल आ रहा है या पेंक्रेटिक जूस और जो बाइल जब आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ओपन हो रहे हैं वहाँ पे हम उसको हम बोल रहे हैं ऑडी ऑफ स्फिंक्टर। तो ये जब जहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन गोल ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट कराएगा तो बाइल बाहर निकलेगा, और ऑडी स्फिंक्टर को रिलीज कराएगा तो जो बाइल और पेंक्रेटिक जूस जो दोनों आपस में आकर के बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल वाले पार्ट में आ रहे हैं, तो ये सारा फंक्शन कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जब पेशेंट हाई फैट कंटेंट या हाई फैट डाइट जब पेशेंट ले रहा है तो फैट के डाइजेशन के लिए हमें पता है कि इसके मेटाबॉलिज्म के लिए और डाइजेशन के लिए यहाँ पे जो गोल ब्लैडर से जो बाइल आता है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो जब कोलिसिस्टोकाइन हम हाई फैट डाइट जब पेशेंट लेगा तो वहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से ज़्यादा रिलीज होने की वजह से ज़्यादा बाइल सीक्रेट होगा, और ज़्यादा बाइल सीक्रेट होगा तो फैट के मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के लिए भी ज़्यादा बाइल चाहिएगा, और जब ज़्यादा बाइल चाहिएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ज़्यादा बाइल की वजह से पेशेंट के हाई फैट डाइट या हाई फैट कंटेंट को डाइजेशन के लिए, जब पेशेंट ज़्यादा हाई फैट डाइट जब लेगा तो इस वजह से पेशेंट में हाई फैट डाइट लेने की वजह से पेशेंट को ज़्यादा बाइल सीक्रेट कराना पड़ेगा कोलिसिस्टोकाइनिन को। ज़्यादा बाइल सीक्रेट जब कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से होगा तो जो बाइल जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसके कांटेक्ट में रहेगा, और जब बाइल ज़्यादा लंबे समय तक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कांटेक्ट में रहेगा तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है वहाँ पे आपको कार्सिनोजेनिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जब कार्सिनोजेनिक चेंजेस एक तो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि बाइल जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक फैट का डाइजेशन करने के लिए इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के कांटेक्ट में रहेगा, और दूसरा जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनकी वजह से पेशेंट का शुगर का लेवल या ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट में शुगर का लेवल बढ़ेगा। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये पेशेंट के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके जो फूड जो है इसके ट्रांजिशन टाइम को बढ़ा देते हैं। ट्रांजिट टाइम को जो ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ट्रांजिट टाइम को बढ़ा देते हैं, और ट्रांजिट टाइम जब इन कार्बोहाइड्रेट्स का ये कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांजिट टाइम को जब बढ़ा देंगे तो इस वजह से भी बाइल जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही रहेगा, और जब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहेगा तो बाइल कार्सिनोजेनिक चेंजेस इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लेयर में करेगा या वहाँ की सेल्स में करेगा। इस वजह से पेशेंट में कोलोरेक्टल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे हाई फैट की वजह से। यानी कि अल्टीमेट पर्पज़ ये हुआ कि जब पेशेंट हाई फैट डाइट लेगा तो उसके डाइजेशन के लिए ज़्यादा बाइल चाहिएगा, और ज़्यादा बाइल जब रहेगा तो जो फैट का जो डाइजेशन है वो भी लंबे टाइम के बाद में होता है। इजीली जो डाइजेस्ट होने के लिए सबसे इजी डाइजेस्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद में होता है फिर प्रोटीन, और सबसे लंबे टाइम बाद में डाइजेस्ट जो होता है वो होता है फैट। तो जब फैट के डाइजेशन के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है, लंबा टाइम जब चाहिएगा तो ज़्यादा बाइल भी चाहिएगा, और ज़्यादा बाइल जब लंबे समय तक इंटेस्टाइनल की अंदर वाली लेयर या सेल्स के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो वहाँ पे कार्सिनोजेनिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उन कार्सिनोजेनिक चेंजेस की वजह से पेशेंट में कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब पेशेंट हाई फैट डाइट लंबे समय से लेता है इसलिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर्ड एमोक्सिल 500 mg कैप्सूल फॉर ए क्लाइंट विद इसोफेजल वेरिसेस, द नर्स कैन बेस्ट केयर फॉर द क्लाइंट्स नीड बाई। देखिए एक पेशेंट है जिसको इसोफेजल वेरिसेज हो रहे हैं। इसोफेजल वेरिसेज का मतलब क्या होता है, जो इसोफेगस की जो लोअर एंड जो है, यानी कि जो कार्डियक स्फिंक्टर जहाँ पे होता है हमारा, या जो इसोफेगस का जो लोअर साइड है वहाँ पे जो वेन्स होती हैं उनका डायलेशन हो जाता है और ब्लीडिंग होने के चांसेस जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस तरह के पेशेंट में एक एमोक्सिसिलिन 500 mg का कैप्सूल आपको देने के लिए बोला गया है। द नर्स कैन बेस्ट केयर फॉर क्लाइंट्स नीड बाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करके नर्स पेशेंट की बेस्ट क्लाइंट जो है, पेशेंट के या क्लाइंट की बेस्ट नीड को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, गिविंग द मेडिकेशन एज ऑर्डर, जैसा आपको मेडिसिन देने के लिए बोला गया है आप ऐसे मेडिसिन देंगे। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाटर द मेडिकेशन, या इस पेशेंट को मेडिकेशन को देने के लिए एक्स्ट्रा वाटर का यूज करेंगे। गिविंग द मेडिकेशन विद एंटासिड, या इस मेडिसिन को आप एक्स्ट्रा मेडिसिन के साथ में देंगे या एंटासिड मेडिसिन के साथ में देंगे। या रिक्वेस्टिंग एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन, या इस मेडिकेशन का कोई भी सस्पेंशन है या इंजेक्शन है वो पेशेंट के लिए प्रेफर करने के चांसेस आप यहाँ पे रखेंगे। देखिए इसोफेजल वेरिसेस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, एक तो ब्लीडिंग होने के चांसेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। अब देखिए गिविंग द मेडिकेशन एज ऑर्डर, अगर आपको अमोक्सिसिलिन जैसे देने के लिए बोला गया है, कैसे देने के लिए बोला गया है, कैप्सूल देने के लिए बोला गया है, आप कैप्सूल दे देंगे क्या, तो ऑप्शन में था द नर्स कैन बेस्ट केयर फॉर। इनमें से बेस्ट केयर कैसे नर्स प्रोवाइड कर सकती है इस पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट में क्या है, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो कैप्सूल देना, अगर ये कैप्सूल जो है या ये ऑप्शन जो है ये पेशेंट की डिमांड को कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इंजेक्शन या सस्पेंशन के रूप में अगर हमें ये मेडिसिन मिल जाए तो वहाँ पे पेशेंट में क्या है कि कैप्सूल लेने से पेशेंट में या मैकेनिकल इरिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेशेंट के ईसोफेगस में मैकेनिकल इरिटेशन बार बार ये कैप्सूल लेने की वजह से होगा, और मैकेनिकल इरिटेशन होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस दोबारा से बढ़ेंगे। इसीलिए हमें पेशेंट को कैप्सूल नहीं दे करके कोई दूसरा सस्पेंशन, या तो इसका कोई सिरप आता हो इस अमोक्सिसिलिन मेडिसिन का, या इसका कोई इंजेक्शन आता है, वो दूसरा जो सस्पेंशन है या दूसरा इसका जो मोड या रूट हो सकता है उसको हम यूज़ करेंगे, ताकि पेशेंट को मैकेनिकल इरिटेशन ओरल मेडिसिन या टैबलेट या कैप्सूल लेने की वजह से नहीं हो, और पेशेंट के ब्लीडिंग होने के रिस्क जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन के साथ में जाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्टिंग एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन ये हमारा यहाँ पे बेस्ट चॉइस रहेगा, ताकि इससे पेशेंट की नीड को अचीव हम कर सके। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि अगर पेशेंट का ये कैप्सूल और मेडिसिन या टैबलेट के रूप में अगर देंगे तो वहाँ पे मैकेनिकल इरिटेशन होगा, और मैकेनिकल इरिटेशन होने की वजह से पेशेंट में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे। ब्लीडिंग हम नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए ये जो अल्टरनेटिव मेडिकेशन इसका सिरप सस्पेंशन के रूप में या इसका इंजेक्शन के रूप में हम देंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था आपका गिविंग द मेडिकेशन विद एंटासिड, इस मेडिसिन को एंटासिड के साथ में नहीं देना है। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाटर विद द मेडिकेशन, अगर आप इस मेडिसिन को एक्स्ट्रा वाटर के साथ में अगर दे रहे हैं तो भी ब्लीडिंग के रिस्क को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। गिविंग द मेडिकेशन एज ऑर्डर, अगर इसी तरह से मेडिसिन को हम देंगे तो ब्लीडिंग के रिस्क जो है और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिक्वेस्टिंग एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन फॉर द पेशेंट विद हु हैव टेकिंग द कैप्सूल्स और टैबलेट लाइक सस्पेंशन टैबलेट मेडिसिन फॉर द इसोफेजियल वेरिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन फॉर ए क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच फूड इज पुअर सोर्स ऑफ आयरन, यानी कि एक पेशेंट है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो यहाँ पे नर्स पेशेंट को डाइटरी इंस्ट्रक्शन दे रही है और पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा फूड जो है वो पुअर सोर्स है आयरन का। फर्स्ट ऑप्शन टोमेटो, लेग्यूम्स, ड्राइड फ्रूट और नट्स। देखिए टोमेटो जो है इसमें विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है, आयरन का कंटेंट जो है वो बिल्कुल कम होता है। तो बाकी लेग्यूम्स, ड्राई फ्रूट्स और नट्स, इन तीनों में आयरन के कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में कंपेरेटिव टू टोमेटोज देखने को मिलते हैं, इसलिए हम पेशेंट के डाइट में लेग्यूम्स, ड्राई फ्रूट और नट्स इन तीनों को इंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुअर सोर्स कौन सा है आयरन का, तो पुअर सोर्स हमारा कौन सा है आयरन का, इन ऑप्शन में से टमाटो जो है वो पुअर सोर्स है, क्योंकि टमाटो में विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है, आयरन का कम होता है, और ये विटामिन सी जो है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लेकिन आयरन का कंटेंट टमाटो में कम होता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है सही जाएगा आपका, क्योंकि ए जो है टमाटो जो है वो पुअर सोर्स ऑफ आयरन है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विद पार्किंसंस डिजीज वे टू प्रिवेंट कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एसोसिएटेड विद द डिजीज, यानी कि एक पेशेंट है पार्किंसंस डिजीज वाला, तो उसके स्पाइन में जो कर्वेचर बन जाता है उससे पार्किंसन डिजीज वाले में टू प्रिवेंट स्पाइनल फ्लेक्शन, जो कर्वेचर उसकी स्पाइन में बना है कौन सा बनता है, स्पाइनल फ्लेक्शन बनता है वैसे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू,
तो नर्स उस पेशेंट को क्या एडवाइस करेगी, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पीरियडिकली लाई प्रोन विदाउट ए नेक पिलो, पेशेंट को बीच बीच में प्रोन पोजीशन लेना है और पिलो का यूज़ नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है स्लिप ओनली इन डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, या पेशेंट को आप सिर्फ डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में स्लिप करने के लिए बोलेंगे। तीसरा है रेस्ट इन सुपाइन पोजीशन विद हिज हेड एलिवेटेड, सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए बोलेंगे और उसका हेड एलिवेट करेंगे या उस हेड के नीचे पिलो लगाएंगे। लास्ट ऑप्शन है स्लीप ऑन आइदर साइड बट कीप हिज बैक स्ट्रेट, पेशेंट को राइट या लेफ्ट कोई सी साइड में स्लिप करने के लिए बोल सकते हैं लेकिन उसकी बैक को स्ट्रेट रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पार्किंसंस डिजीज में स्पाइनल फ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि स्पाइनल पार्किंसन डिजीज के यहाँ पे हम लड़की सी बात करें तो क्या है, पार्किंसंस डिजीज में जो ACH एसिटाइल कोलिन और जो डोपामिन जो है ये दोनों रिसेप्टर का इनका इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पेशेंट में ट्रीमर, मसल्स रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, मसल टोन बढ़ जाती है, पिल रोलिंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ट्रेमर देखने को मिलेंगे, ठीक है, मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा, न्यूकल रिजिडिटी देखने को मिलेगी, माइक्रोग्राफिया, स्लर्ड स्पीच, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। पोस्चरल चेंजेस की यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है, तो पोस्चरल चेंजेस के बारे में अगर यहाँ पे हम बात करें तो पेशेंट में क्या होगा, फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक, उसकी जो नेक है उसका फॉरवर्ड आगे की साइड में फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्लाइटली फ्लेक्शन इन एल्बो, उसके एल्बो जो है उसमें भी फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बैंड इन हिप एंड नी जॉइंट, नी और हिप जो जॉइंट है वहाँ पे भी बैंड देखने को मिलेगा। और पेशेंट जो है उसके जो टॉयज होते हैं उन पे खड़ा रहेगा, यानी कि जो हील है वो उठे हुए रहेंगे, हाई हील यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस तरह के अगर कोई पेशेंट पोस्चर बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटिंग गेट, फेनेस्ट्रेटिंग गेट या सफलिंग गेट, ठीक है। किस तरह का पोस्चर यहाँ पे पेशेंट में पार्किंसन वाले में देखने को मिलता है, फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक, स्लाइटली फ्लेक्शन ऑफ एल्बोज, बैंड इन हिप एंड नी जॉइंट, पेशेंट स्टैंड ऑन टोज और हाई हील यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटिंग गेट या सफलिंग गेट। अब इस तरह के पेशेंट में स्पाइन का फ्लेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे पेशेंट में बैंड देखने को मिल रहा है, नी में भी, जॉइंट में भी, नी जॉइंट में भी, हिप जॉइंट में भी, नेक का भी फ्लेक्शन हो रहा है, स्पाइन का भी फ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के पेशेंट में और भी ज़्यादा स्पाइनल फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए नर्स उस पेशेंट को क्या एडवाइस करेगी, ये आपसे पूछा गया है। हम पेशेंट को बीच बीच में जब वो सोता है तो उसको बीच बीच में प्रोन पोजीशन लेने के लिए बोलेंगे, और वो भी प्रोन पोजीशन में भी क्या है, उसको पिलो यूज़ नहीं करना है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट को बीच बीच में प्रोन पोजीशन देंगे। प्रोन पोजीशन देने से क्या है कि उसका जो स्पाइनल फ्लेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पाइनल एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। जब पेशेंट प्रोन पोजीशन लेगा तो वहाँ पर स्पाइनल एक्सटेंशन होगा। और अगर पिल्लो यूज़ करेगा, क्योंकि तो पिल्लो अगर यूज़ करते हैं हम हेड के नीचे तो वहाँ पे स्पाइन का फ्लेक्शन होता है, इसलिए हमें यहाँ पे पिल्लो का यूज़ नहीं करना है। तो पीरियडिकली लाई प्रोन विदाउट ए नेक पिलो, पेशेंट को नेक पिलो यूज़ करने के अलावा नेक पिलो यूज़ नहीं करना है और बीच बीच में प्रोन पोजीशन लेना है, इससे स्पाइनल के फ्लेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन था डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में सोने से भी पेशेंट के स्पाइनल फ्लेक्शन को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है सुपाइन पोजीशन में और हेड एलिवेटेड, देखिए अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में और हेड एलिवेट कर रहा है, यानी कि नेक का फ्लेक्शन हो रहा है, तो नेक का फ्लेक्शन और हेड एलिवेशन ये तो पार्किंसन डिजीज में वैसे ही देखने को मिलता है, इस वजह से तो स्पाइनल फ्लेक्शन बढ़ने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि ये प्रिवेंट करेगा, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। स्लीप ऑन आइदर साइड बट कीप हिज बैक स्ट्रेट, पेशेंट को राइट या लेफ्ट साइड में आप सोने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन पेशेंट जब सोएगा तो उसका स्ट्रेट को बैक या बैक को स्ट्रेट नहीं रखा जा सकता। सोते टाइम पेशेंट अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं रख सकता है, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत देखने को मिलेगा। तो स्पाइनल फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम पार्किंसंस डिजीज वाले पेशेंट में पेशेंट को बीच बीच में पीरियडिकली प्रोन पोजीशन लेने के लिए बोलेंगे और वहाँ पे भी पिल्लो का यूज़ नहीं करना है, इससे पेशेंट के स्पाइनल फ्लेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसी तरह के पोजीशंस को हमें पेशेंट में पार्किंसन डिजीज वाले में फॉलो कराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स इज प्लानिंग डाइटरी चेंजेस फॉर ए क्लाइंट फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ पैंक्रेटाइटिस, एक पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में जो डाइटरी चेंजेस है वो क्या देखने को मिलेंगे, या आप पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को इनमें से कौन से वाला डाइट जो है पेशेंट के लिए सूटेबल रहेगा, या इनमें से कौन सा डाइट आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है लो कैलोरी लो कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी लो फैट, हाई प्रोटीन हाई फैट, लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो ये आपसे बताना है कि पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट के लिए आप किस तरह की डाइट को सजेस्ट करेंगे। आज का एपिसोड हमारा हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, जब अगला एपिसोड लेके आएंगे तो इसी क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तब तक कि क्या हो सकता है पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट के लिए आप इनमें से कौन सा वाला डाइट चूज करेंगे। थैंक यू।